नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ की बेदी। रुख खबरों का करते हैं। सीएम अखिलेश ने सूबे को बिजली प्रोडक्शन में जैसे आत्मनिर्भर बनाने की ठान ली है और इसी के तहत वो एटा आकर जवाहर थर्मल प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। यहीं से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोनभद्र जिले के अनपरा सी थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करने वाले हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे जवाहर थर्मल प्रोजेक्ट स्थल पर पहुंचेंगे और शिलान्यास करेंगे। दोनों ही परियोजनाओं का शुभारंभ हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश बिजली के लिए किसी का मोहताज नहीं रहेगा। एटा का जवाहर थर्मल प्रोजेक्ट 2 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। एटा के जीटी रोड स्थित मलावन इलाके में बनने वाली इस परियोजना के लिए लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं। अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे आज से आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके पहले यूपी के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने विभागीय अधिकारियों के साथ में बैठक की। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पर हर 30 किलोमीटर पर दोनों दिशाओं पर डायल 100 और 108 एम्बुलेंस का एक वाहन तैनात रहेगा। उन्होंने माइलस्टोन और साइन बोर्ड काम समय से पहले पूरा करने की हिदायत दी। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि इन वाहनों पर तैनात ड्राइवरों का ट्रांसफर अन्य जगह न किया जाए ताकि ये सड़क मार्ग की पूरी जानकारी और चिन्हित अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों से परिचित हो, जिससे कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तुरंत ही मदद दी जा सके। उत्तर प्रदेश में अभी भले ही समाजवादी पार्टी की सरकार हो, लेकिन सरकार के अधिकारी और कर्मचारी अपने मुख्यमंत्री और सपा मुखिया की कितनी इज्जत करते हैं, इसकी बानगी विकास भवन परिसर से देखने को मिली। विकास भवन परिसर में ही सरकारी उपलब्धियों को आग के हवाले कर दिया गया। सूचना विभाग से जारी प्रचार सामग्री को विकास भवन परिसर में विभागीय अधिकारियों ने ही जलाकर खाक कर दिया। आग में जले दस्तावेजों में ग्राम्य विकास विभाग के दस्तावेज और मनरेगा से संबंधित प्रपत्र और सरकारी रिकॉर्ड भी थे। और तो और मामले की जानकारी दिए जाने के बाद भी डीएम साहब और मुख्य विकास अधिकारी ने मौके पर आना जरूरी नहीं समझा। आज उत्तराखंड में उफान पर सियासत दिखाई देगी। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी नोटबंदी के खिलाफ अपने अभियान में अल्मोड़ा पहुंचेंगे, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह देहरादून में होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के देहरादून पहुंचने के 2 दिन बाद भी प्रचार का दूसरा चरण प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर अटल संदेश सप्ताह भी शुरू होगा। आज चुनाव आयोग द्वारा सूबे में यूपी बोर्ड के इम्तिहान टालने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। चुनाव आयोग कोर्ट को यूपी चुनाव का शेड्यूल बता रहा है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने यूपी बोर्ड के फैसले पर रोक लगा दी थी और चुनाव बाद परीक्षाओं की तारीख तय करने के लिए कहा था। चुनाव आयोग के इसी फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। नोटबंदी का आज 45वां दिन है। नकदी का संकट अभी भी बरकरार है। परेशान लोगों की नजर पीएम के वादे के मुताबिक 50 दिनों के गुजर जाने पर टिकी हुई है, जिसमें अभी 5 दिन बाकी है। देश को अभी तक कतार से मुक्ति नहीं मिली है। एटीएम और बैंकों के आगे नकदी के लिए जुटे लोगों की भीड़ जुटने का काम लगातार जारी है। ग्रामीण भारत की तस्वीर और भी ज्यादा परेशान कर देने वाली है। बड़ा सवाल अब भी यही है कि एटीएम की लाइन कब खत्म होगी। अभी एटीएम से रोज 2500 रुपए निकलते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का अनुमान है कि एटीएम की लिमिट खत्म होने में जनवरी का महीना भी बीत जाएगा। एपीएन न्यूज ने जो हिसाब लगाया है उसके मुताबिक देश के 4 करेंसी प्रेस में हर महीने 286 करोड़ पीस यानी 500 के नोट छप रहे हैं। यानी कुल 1,43,000 करोड़ रुपए के 500 के नोट हर महीने छप रहे हैं। लेकिन एसबीआई के मुताबिक एटीएम में पर्याप्त रकम होने के लिए हर महीने 2,40,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, यानी 1 लाख करोड़ की अभी भी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए बाजार में कम से कम 75% रुपया बाजार में लाना ही पड़ेगा और साथ में नई रकम जो लोग बैंकों से निकाल रहे हैं उसे भी जमा करें। तब जाकर एटीएम में लाइन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और लोग मनचाही रकम निकाल सकेंगे। एक और पूरा देश नोटबंदी से होने वाली परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे में बीजेपी भी यूपी चुनाव को देखते हुए इसके साइड इफेक्ट से डरी हुई है। इसे देखते हुए फिरोजाबाद में बीजेपी ने नोटबंदी पर आम आदमी
के मन को टटोलने के लिए शहर के चौराहों पर पेटियां लगा दी हैं जो लेटर बॉक्स की तरह काम कर रही है, जिसमें स्थानीय लोग अपनी बात लिखकर पत्र डाल रहे हैं और इन पत्रों को पीएम मोदी तक पहुंचाने की बात की गई है। अब गांव के लोग और महिलाएं भी मोबाइल चलाना सीख गई हैं। जिन्होंने कभी मोबाइल नहीं देखा था वो भी अब मोबाइल चला रहे हैं। ये कहना है बीजेपी नेता साक्षी महाराज का। उन्होंने दावा किया है कि नोटबंदी से लोन सस्ता होगा, जबकि महंगाई में कमी आ चुकी है। हमारे किचन का खर्चा आधा हो गया, तो इससे बहुत कुछ सुधर रहा है। और ये जो पैसा लोगों के घर में पड़ा हुआ था, जो बैंक में आ जाएगा, तो हमें आपको लोन सस्ता मिल जाएगा, मकान बनाने के लिए, फैक्ट्री डालने के लिए। टैक्स ही तो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो लोगों ने देश के लिए जान दी है, हम थोड़ा टैक्स दे देंगे, क्या बनता बिगड़ता है। तो ये जो सिस्टम मोदी जी का है, इससे बढ़िया। ये तो इंदिरा जी थी तब हिम्मत की थी, और जब तब के वित्त मंत्री जब इसको पास कर रहे थे नोटबंदी को, तो इंदिरा जी ने कहा पार्टी भी तो चलानी है तो कैसे चलेगी। मोदी जी कहते हैं प्रथम राष्ट्र। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में गुरुवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का 114वां जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर आरएलडी ने एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में आरएलडी समर्थक शामिल हुए। आरएलडी की इस रैली में पार्टी सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह, महासचिव चौधरी जयंत चौधरी, जेडीयू नेता शरद यादव, केसी त्यागी, एनसीपी नेता शरद पवार, टीएमसी सांसद नबीउल हक सहित कई दलों के नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान मंच से बोलते हुए सभी नेताओं ने नोटबंदी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। पीएम मोदी से देश भर के किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की और गेहूं के आयात शुल्क हटाने का विरोध किया। स्मार्टफोन है या बैंक की शाखाएं हैं, आप अपना पैसा बैंक से नहीं निकाल पा रहे हो, ये आपका पैसा है। सरकार कैसे तय करेगी कि आपने अपना पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप अपने चारपाई के नीचे पैसा रखा करते। उधर बागपत में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यूपी हरियाणा पुल का शिलान्यास किया। हरियाणा सरकार यूपी की सीमा पर 163 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराएगी। इस पुल के बनने से यूपी हरियाणा की जनता को बड़ा फायदा पहुंचेगा। इस मौके पर खट्टर ने कहा कि अगर यूपी का विकास चाहते हैं तो सूबे में बीजेपी की सरकार बनवाइए। सीएम अखिलेश पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बागपत के गन्ना किसानों को बकाया अभी नहीं मिला है, लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पिछले 2 सालों में किसानों को 2400 करोड़ रुपए का फसल मुआवजा दे दिया है। वहीं यमुना पुल निर्माण पर बोलते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि प्रदेश की सपा सरकार ने पुल निर्माण में हिस्सेदारी करने से मना कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार को यूपी की जनता की फिक्र है, इसलिए सरकार बिना यूपी सरकार की हिस्सेदारी के ही पुल का निर्माण कराने जा रही है। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मनरेगा मजदूरों के भुगतान के लिए यूपी सरकार को 650,000 करोड़ रुपए दिए हैं। नोटबंदी का फैसला बहुत बढ़िया फैसला है, साहसिक फैसला है, और उस साहसिक फैसले के आधार के ऊपर आज देश की जनता एक प्रकार से उसको राहत महसूस हो रही है कि आने वाले दिनों में उनके कारोबार भी ठीक चलेंगे और कालाबाजारी को रोक करके देश की जो अर्थव्यवस्था उसको ठीक करने का ये पग है और सरदूर इसको मान्यता मिली है। उदाहरण के लिए अभी 3 दिन पहले चंडीगढ़ का चुनाव हुआ और कल ही उसका परिणाम निकला है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 22 में से 20 सीटें जीती हैं। अगर चंडीगढ़ एक शहरी इलाका है, इसका कोई प्रभाव पड़ना होता तो वहां भी पड़ता। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया है। उपराज्यपाल के कार्यकाल में अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा अपने समय से पहले ही दे दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को अपना ये इस्तीफा सौंपा। जंग के उत्तराधिकारी के नाम को लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल दिल्ली के अगले उपराज्यपाल होंगे। गौरतलब है कि दिल्ली की केजरीवाल से उनकी तनातनी के किस्से लगातार सामने आते रहे हैं, लेकिन इस्तीफे की सटीक वजह अभी तक नहीं पता चली है। हालांकि नजीब जंग ने इस्तीफे में ये जरूर लिखा है कि वो अब अपने पसंदीदा काम अकेडमिक की ओर जाएंगे। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को
अपने उनके कार्यकाल में सहयोग करने के लिए उनके आभारी हैं और उसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता को भी बधाई दी है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया है। आज सुबह दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी नजीब जंग से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे। दूसरी ओर कांग्रेस ने नजीब जंग के इस्तीफे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बहुत अच्छी बात हुई उनके साथ में और पिछले 2 साल की अपनी मेमोरीज बहुत अच्छी से शेयर हुई। उससे पहले की भी उन्होंने बहुत सारी मेमोरीज अपनी शेयर की जब वो कलेक्टर थे अलग अलग जगहों पर। और इस्तीफे की वजह उन्होंने वही बताई कि पिछले 1 साल से वो सोच रहे थे इस्तीफा देने के लिए, अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, पढ़ाई के लिए। बोले कि बीच में कुछ इंसिडेंट्स इस तरह के होते रहे दिल्ली में, चिकनगुनिया वगैरह का और इस सब का, इसलिए वो इस्तीफा नहीं कर पाए, वो छोड़ नहीं पाए। लेकिन उनका मन 1 साल से था, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। मेरी तो उनसे बहुत पर्सनल अच्छी रेपो रही है और मैंने उनको बहुत शुक्रिया किया कि आपने इतना सहयोग दिया है। खासतौर से एजुकेशन के काम को उन्होंने हमेशा तमाम क्रिटिकल स्थितियों में भी सराहा है। मैंने उसके लिए भी उनको धन्यवाद दिया। मैनपुरी में सरेआम एक महिला की छेड़छाड़ के विरोध पर बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। उसको लेकर राजनीति अब गर्मा रही है। बीजेपी नेता स्वाति सिंह ने बीते दिन 5 सदस्यों की टीम के साथ ही कोर्ट में बयान को आई पीड़िता से मिलने के लिए कोर्ट के गेट पर पहुंची। स्वाति सिंह की टीम को पुलिस ने हंगामे के बाद मिलने दिया, जबकि पहले नहीं मिलने दिया जा रहा था। इस मामले में पुलिस अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एपी न्यूज पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। इसके बाद पुलिस टीम हरकत में आई थी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बदायूं फर्रुखाबाद राज्य मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक अज्ञात वाहन ने पीछे से 2 बाइकों को रौंद दिया। हादसे में 4 की मौत हो गई है तो वहीं 2 के घायल होने की जानकारी है, जिसमें एक मासूम बच्चा है। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उन्हें फिलहाल बरेली रेफर कर दिया गया है। ये सभी मृतक अलापुर कस्बे के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क के ऊपर इकट्ठा होकर हाईवे को जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर ये जाम खुलवाया। मथुरा में इंसानियत उस वक्त तार-तार हो गई जब अपने मासूम बच्चे के साथ सवाई माधोपुर पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई और मासूम बच्चा उसके शव के पास बैठा हुआ रोता रहा। लेकिन ट्रेन की उस बोगी में बैठे किसी भी शख्स का दिल नहीं पसीजा और इसी दौरान डिब्बे में आए एक व्यक्ति ने इस बात की जानकारी मथुरा जीआरपी को सूचना दी और सूचना जैसे ही जीआरपी को मिली, उसके बाद ट्रेन जैसे ही मथुरा जंक्शन पहुंची, जीआरपी ने मृत शख्स की लाश को नीचे उतारा। उस दौरान भी बच्चा रोता हुआ ही मिला। शव की तलाशी के दौरान मृतक के पास से कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। मृतक के पास भरतपुर से मथुरा तक का टिकट मिला है। वहीं बच्चे ने पुलिस को अपना नाम आदित्य और मां का नाम विनेश और पिता का नाम खेमू बताया है। फिलहाल बच्चा मथुरा जीआरपी के पास है। उधर कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके में अचानक से घरेलू गैस पाइपलाइन विस्फोट के साथ फट गई, जिसके बाद ट्रांसफार्मर में आग लग गई। वहां खेल रहे बच्चों ने जब आग की तेज लपटों को देखा तो अपने घर में सूचना दी। आनन फानन में लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया, जिसके बाद लगभग 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच पाई। फायर और गैस राहत की गाड़ियों को देर से पहुंचने पर स्थानीय लोगों का गुस्सा का भी सामना करना पड़ा। जब लगभग 3 घंटे बाद जब CUGL गैस आपातकालीन गाड़ी वहां मौके पर पहुंची तो लोग उस पर टूट पड़े, जिसके बाद मौके पर खड़ी हुई पुलिस ने लोगों को किसी तरह से शांत कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके के सभी घरों में पाइपलाइन से गैस आपूर्ति होती है, लेकिन आग बढ़ जाती है तो उसे सैकड़ों घर जलकर खाक हो जाते हैं। उधर ललितपुर में एक किसान ने अपने ही खेत में नीम के पेड़ से लटक कर फांसी लगाकर जान दे दी। जब किसान के परिजन खाना लेकर खेत पर पहुंचे तो किसानों को पेड़ पर लटकता देख
किसान को पेड़ पर लटकता देख उनके पैर तले जमीन खिसक गए और किसान के बेटे और पत्नी ने किसान को पेड़ पर लटकता देख आसपास के लोगों को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से किसान के शव को नीचे उतारा जा सका। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी ने बताया है कि पति के पास खाद खरीदने के लिए रुपए नहीं थे, इसी से परेशान होकर उसने एक कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पैसे नहीं थे उनके पास और काका खादा तिलाने पैसा चाह रहे थे। बहन की शादी करने के रहे कि काका एक बार फसल हो जाए तो शादी कर ले बहन की। उधर वाराणसी जिला न्यायालय के सेंट्रल बार में आज कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप राय जी और मुख्य अतिथि के तौर पर सेंट्रल बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्र मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी जिला न्यायालय के सेंट्रल बार की आधुनिक रूपरेखा तैयार करने की दिशा में इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री प्रदीप राय जी की ओर से बार को ई लाइब्रेरी की सौगात दी जाएगी और साथ ही बार के पदाधिकारियों के अथक प्रयास से तैयार अत्याधुनिक चैम्बर, शौचालय, सभागार, एयर कंडीशनर, लाइब्रेरी जैसी मूलभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं का भी उद्घाटन आज ही किया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में अपराधियों का तांडव जारी है। रांची के पौष इलाके में काके रोड स्थित पीएनबी बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दे दिया। नकाबपोश 4 अपराधियों ने बैंक में हथियारों की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने कैशियर को निशाना बनाते हुए काउंटर से लगभग 2 लाख रुपए लूट लिए और कैशियर दीपक कुमार को पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया। पीएनबी में जो है 4 लोगों ने पीएनबी को लूटा है और इसमें कुछ एग्जैक्ट कितने पैसे की लूट हुई है ये स्पष्ट नहीं हो सका। हम लोग अपना अनुसंधान कर रहे हैं। कितने बजे घटना लगभग 3:10 6 के आसपास लूट बनाया है तो हम लोग देख ही रहे हैं। अनुसंधान कर रहे हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्द होना चाहिए इसमें। मुंबई में मरीन ड्राइव के पास अरब सागर में शिवाजी स्मारक बनाने के लिए भूमि पूजन की विशेष तैयारी की गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए खास तैयारियां की गई हैं। बॉलीवुड के मशहूर सेट डिजाइनर नितिन देसाई इस कार्यक्रम के लिए विशेष सेट भी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 36 जिलों के से मिट्टी और जल लाने के लिए भी कहा है, जिसका इस्तेमाल इस स्मारक को बनाने के लिए किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का समंदर में अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाने का इरादा है। गुजरात में शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी के बीच ही वडोदरा के एक फार्म हाउस में शराब पार्टी का दौर जारी था। पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मारा और छापे में 200 से ज्यादा नामी बिजनेसमैन और रसूखदार शख्स पकड़े गए। इन लोगों में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर चिरायु अमीन भी शामिल थे। मामला गुरुवार देर रात वडोदरा के भीमपुरा इलाके का है। पुलिस को यहां स्थित अखंड नामक एक आलीशान फार्म हाउस पर हाई प्रोफाइल पार्टी की सूचना मिली थी। पुलिस ने फार्म हाउस में जाकर छापेमारी की। छापे के दौरान 200 से ज्यादा नामी बिजनेसमैन और रसूखदार शख्सियतें शराब की महफिल जमाने में मशगूल दिखाई दी। पुलिस की अचानक से कार्रवाई से वहां पर हड़कंप मच गया। पुलिस की रेड में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और ओलंपिक फार्मास्यूटिकल्स के मालिक चिरायु अमीन भी मौजूद थे और साथ ही इस रेड में कई महिलाएं भी मौजूद थी। गौरतलब है कि हाल ही में गुजरात सरकार की ओर से नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अधिसूचना जारी की गई है, जिसके बाद से पुलिसिया कार्रवाई को गुजरात की सबसे बड़ी रेड यही रेड माना जा रहा है। झारखंड में रघुवर दास सरकार अपने 2 साल पूरे होने पर विकास पर्व मनाएगी। बीजेपी विकास पर्व के तहत आज से 27 दिसंबर तक राज्य भर में 600 जनसभा करेगी, जिसे पार्टी के विधायक, मंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के बीच आवाज बुलंद करेगा। खासकर विपक्ष ने सीएनटी
एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ जनता को गोलबंद करने का निर्णय लिया है। आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म दंगल आज रिलीज हो गई है। आमिर के फैंस को इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार था। रिलीज से पहले आमिर ने गुरुवार को मुंबई में इसकी एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी। इस स्पेशल स्क्रीनिंग में बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद दिखाई। एपीएन सुपरफास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एपीएन के साथ।